नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति के विभिन्न मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसमें पहला प्रश्न है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह धारणा किस पर आधारित है? तो यह धारणा आधारित है, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सुरक्षा, ऑप्शन बी है शक्ति का संतुलन, ऑप्शन सी है राष्ट्रवाद और ऑप्शन डी है निःशस्त्रीकरण। तो ये देखिए कि यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह है निःशस्त्रीकरण, अर्थात कोई शस्त्र नहीं रहेगा तो युद्ध ही नहीं होगा, शस्त्र रहेगा तब तो युद्ध होगा। तो यह धारणा किस पर आधारित है? तो निःशस्त्रीकरण पर आधारित है। यदि कोई अधिकार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह अवधारणा निःशस्त्रीकरण पर आधारित है। युद्ध की आशंका समाप्त करने हेतु सैनिक शक्ति कम और मौजूदा हथियारों में कमी व नियंत्रण करना ही निःशस्त्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? तो यह किया है क्विंसी राइट ने, ऑप्शन बी है कि जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर ने, ऑप्शन सी है कि एन.जे. स्पाइकमैन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉस्लेरो ने। तो ये जो वक्तव्य है वो है ऑप्शन बी जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर का, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन जॉर्ज श्वार्जेनबर्गर ने किया है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे पुराने व महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जिसकी स्थापना हेतु राष्ट्रों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। सामान्यतः शक्ति संतुलन बड़े राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया है? तो यह किया है, ऑप्शन ए है कि अर्नेस्ट बी हैस ने, ऑप्शन बी है मार्गेंथाउ ने, ऑप्शन सी है पामर एवं पार्किंसन ने, ऑप्शन डी है ऑर्गेन्स्की ने। तो इसमें जो शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किया था वो है मार्गेंथाउ, ऑप्शन बी सही है। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग मार्गेंथाउ ने किया था। मार्गेंथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में योगदान दिया। इसकी पुस्तक राष्ट्रों के बीच राजनीति बहुत प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रों के बीच राजनीति जो है वो किसकी पुस्तक है? तो यह है मार्गेंथाउ की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो ऑप्शंस हैं कि राष्ट्रीय कानून, बी है राष्ट्रीय हित, सी परिवर्तनीय हित और डी शांति समझौता। तो यह है राष्ट्रीय हित, ऑप्शन बी सही है। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रवृत्ति का निर्धारण राष्ट्रीय हित करता है। किसी देश का विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण मुख्यतः राष्ट्रीय हित निर्धारित करता है। विदेश नीति विभिन्न कारणों से निर्धारित होती है। भूगोल, इतिहास एवं परंपरा, सामाजिक बनावट, राजनैतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, जनता की इच्छा व शीर्ष नेतृत्व का निर्णय इत्यादि। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये विश्व शांति को बढ़ावा देना और गैर उपनिवेशवाद, गैर नस्लवाद, चौथा है गुट निरपेक्षता, 5 पंचशील, छठवां है एफ्रो एशियाई झुकाव और सातवां है राष्ट्रमंडल से संबंध, आठवां है संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग और नौवां है निःशस्त्रीकरण। ये है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए है कि भौतिक जीविता को, ऑप्शन बी है स्वाधीनता को, सी है आर्थिक निर्वाह को और डी है सुरक्षा को। तो इसमें देखिए जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में सुरक्षा को शामिल नहीं किया है, ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न के उत्तर में।
जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में भौतिक जीविका, स्वाधीनता और आर्थिक निर्वाह को शामिल करते हुए इन्हें अलघुकरणीय राष्ट्रीय हित माना था। सुरक्षा इसमें सम्मिलित नहीं थी। कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो ये अभी आया था, तो यह है सामूहिक सुरक्षा। उसमें ऑप्शंस जो थे वो अलग थे, दूसरे थे। इसमें ऑप्शन है तो इसमें ऑप्शन जो है वो अलग है, तो इसमें हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा है, सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है वो सामूहिक सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सामूहिक सुरक्षा सभी देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग पर आधारित रणनीति है, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी देश पर किया गया आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा और आक्रमणकर्ता के खिलाफ सभी देश एकजुट होकर प्रतिकार करेंगे। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हित प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों से उभर सकता है? तो ऑप्शन ए है कि परिवर्तनीय हित, ऑप्शन बी है समान हित, ऑप्शन सी है पूर्व पूरक हित और ऑप्शन डी है विशिष्ट हित। तो इसमें जो प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों में उभर सकता है वो है परिवर्तनीय हित, ऑप्शन ए सही है। एक निश्चित परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अर्थ में परिवर्तनीय हित प्राथमिक और स्थायी हित दोनों से अलग हो सकता है। ये परिवर्तनशील हित मुख्य रूप से व्यक्तित्व, सार्वजनिक राय, अनुभागीय हित, पक्षपातपूर्ण राजनीति और नैतिक लोकमार्ग जैसे कारकों से निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता किसे माना जाता है? जेम्स बोंदा को, ह्यूगो ग्रोशियस को, मैकियावेली को या उपर्युक्त में से कोई नहीं को। तो वो है ह्यूगो ग्रोशियस। ह्यूगो ग्रोशियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है, ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता ह्यूगो ग्रोशियस को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे राष्ट्रों के कानून के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रों के बीच संबंधों में आमतौर पर स्वीकृत मानदंडों और मानकों का समूह है। यह युद्ध, कूटनीति, व्यापार और मानवाधिकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के लिए मानक, दिशा निर्देश और एक सामान्य वैचारिक ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य स्थिर, सुसंगत और संगठित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? तो वह है ऑप्शन ए शक्ति का संतुलन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष आंदोलन, ऑप्शन डी शीत युद्ध। तो समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला जो है वो शक्ति का संतुलन है, ऑप्शन ए सही है। सामान्य तौर पर शक्ति संतुलन को विभिन्न देशों के मध्य शक्ति की समानता के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकतम शक्ति अर्जित करना चाहता है। इस प्रक्रिया में शक्ति संतुलन समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? तो यह है शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी सशस्त्रीकरण। तो सामूहिक सुरक्षा जो है वो शक्ति का संतुलन, अभी प्रश्न आया था, से अधिक अभी व्यवस्थित है। तो सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन दोनों ही शक्ति प्रबंध के साधन हैं, किंतु सामूहिक सुरक्षा शक्ति के संतुलन से अधिक व्यवस्थित है, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा से जुड़ी कार्यवाही किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूएनओ या कानून के अंतर्गत होती है, जबकि शक्ति संतुलन राष्ट्रों के मध्य स्वतः प्रवर्तित होता है, जिससे बड़े युद्ध का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो यह है ऑप्शन ए नाकाबंदी, ऑप्शन बी कूटनीति, ऑप्शन सी विदेशी सहायता या ऑप्शन डी प्रचार प्रसार। तो वो है ऑप्शन डी प्रचार प्रसार। राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के संदर्भ में उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साधनों के बारे में दूसरों को समझाने की कला प्रचार प्रसार या प्रोपेगेंडा है। यह वस्तुतः एक प्रकार से विक्रय कला
और सेल्समैनशिप है, जिसके माध्यम से वांछित राष्ट्रीय लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए अन्य राष्ट्रों को प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। तो यह युद्ध है, शांति है, सहबंध है या तटस्थीकरण है। तो यह सहबंध है। शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक जो इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है वो है सहबंध। ऑप्शन सी सही है। सहबंध शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन है। जब कोई राज्य यह महसूस करता है कि वह बड़े राज्य से मुकाबला नहीं कर सकता, तब वह सुरक्षा का लक्ष्य पाने के लिए किसी शक्तिशाली राज्य से सहबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देश में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। तो वह की ऑप्शन ए है कि 1997 में, ऑप्शन बी है 1998 में, ऑप्शन सी है 1999 में, ऑप्शन डी है 2000 में। तो यह है ऑप्शन ए 1997 में रूस ने घोषणा की कि वह नाटो में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। 1997 ऑप्शन ए सही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1997 में पेरिस में आयोजित नाटो सम्मेलन में नाटो और रूस के मध्य पारंपरिक संबंधों एवं सुरक्षा हेतु सहयोग के भावी रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए। इसी संदर्भ में रूस ने घोषणा की कि वह अब नाटो में हथियार को लक्षित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किन देशों के मध्य फरक्का विवाद है। तो यह भारत बांग्लादेश के बीच है, या भारत चीन के बीच है, या भारत मालदीव के बीच है, या भारत नेपाल के बीच है। तो देखिए फरक्का विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन ए सही है। फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य पानी के बंटवारे से संबंधित है। फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी के पानी को हुगली नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोलकाता बंदरगाह का संचालन हुगली नदी के जल स्तर पर निर्भर है। इस प्रक्रिया में बांग्लादेश में गंगा नदी का जल प्रवाह कम हो जाता है और वहां सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस देश में भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। तो किस वर्ष किया। तो यह किस देश ने किया। तो यह ताइवान ने किया, दक्षिणी कोरिया ने किया, दक्षिणी अफ्रीका ने किया, या इजराइल ने किया। तो यह ऑप्शन डी इजराइल ने किया। इजराइल ने भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया इजराइल से। ऑप्शन डी सही है। 29 जनवरी 1992 को भारत के विदेश सचिव द्वारा इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गई। इसके पश्चात इजराइल के साथ सुषुप्त संबंधों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युग का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखता है। तो वो है वुड्रो विल्सन, रूसो, वुल या कार। तो यह रखते हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो है वो अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखते हैं। ऑप्शन ए सही है। वुड्रो विल्सन अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास करता था। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक था। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो शक्ति की राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से मुक्त हो, तभी इसे शांति में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है। तो यह किसने कहा है। तो यह कहा है F.L. शुमा ने। ऑप्शन बी में है कि A.E. जिमर्न ने, या ऑप्शन सी है कि मार्टिन किंग्सले ने, ऑप्शन डी में है R.M. हॉचिंस ने। तो यह कहा है यह A.E. जिमर्न ने कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से गुजरता है। यह A.E. जिमर्न ने कहा है। A.E. जिमर्न का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद राष्ट्रवाद का ही विस्तारित रूप है और यहाँ पहुँचने के लिए राष्ट्रवाद के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1988 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था। तो यह किस देश से था। तो फ्रांस से था, अमेरिका से था,
जर्मनी से था, इंग्लैंड से था? किस देश से था? तो यह इंग्लैंड से था। 1988 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध जो है वो इंग्लैंड से देश से था। 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध जो है वो इंग्लैंड से था। जेम्स द्वितीय के शासन 1685 से 1688 में राजा तथा ब्रिटिश संसद के मध्य संघर्ष अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। उसकी निरंकुशता, अड़ियलपन तथा मनमाने ढंग से त्रस्त होकर जनता ने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप जेम्स द्वितीय की पुत्री मेरी तथा उसके पति विलियम को इंग्लैंड की सत्ता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? तो कौन सा साधन नहीं है शक्ति संतुलन के लिए? तो विभाजन तथा शासन की नीति, या मध्यवर्ती राज, या उदारीकरण की नीति, या हस्तक्षेप। तो जो उदारीकरण की नीति है वो शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए साधन नहीं है। इसमें ऑप्शन सी सही है। उदारीकरण की नीति शक्ति संतुलन की स्थापना का साधन नहीं है, जबकि विभाजन एवं शासन की नीति मध्यवर्ती राज्य तथा हस्तक्षेप राज्यों में मध्य शक्ति संतुलन के साधन हैं। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, शस्त्रीकरण तथा मैत्री संधियां भी शक्ति संतुलन के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती। तो किसकी अनुमति नहीं देती है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था? तो शस्त्रीकरण की, तटस्थता की, ए और बी दोनों की, या इनमें से किसी की भी नहीं? तो यह बी की, तटस्थता की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है। तटस्थता की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तटस्थता की अनुमति नहीं देती। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर किसी संभावित आक्रमण से मुकाबला के लिए कृत संकल्प होते हैं। इसके तहत किसी एक के विरुद्ध किया गया आक्रमण सभी के विरुद्ध आक्रमण माना जाता है तथा सभी मिलकर सामूहिक रूप से उसका मुकाबला करते हैं। इसके तहत आक्रमण से रक्षा के लिए शस्त्रीकरण को आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह कथन किसके बारे में था? यह कथन फ्रांस के बारे में था, जर्मनी के बारे में था, जापान के बारे में था, या चीन के बारे में था? तो देखिए, यह जो कथन है वो चीन के बारे में था कि यहाँ एक दैत्य सो रहा है और उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा। ये चीन के बारे में था। ऑप्शन डी सही है। और यह कहा था नेपोलियन ने, यह कथन चीन के संदर्भ में कहा था कि यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि जग गया तो दुनिया को हिला देगा। यह नेपोलियन का कथन है। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप कैसा था? बुजुर्गा, मध्यवर्ग, सर्वहारा, समाजवाद, या नव लोकतांत्रिक। तो बुजुर्गा मध्य वर्ग जो था वो फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था। बुजुर्गा मध्य वर्ग। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बुजुर्गा बुर्जुआ था, क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी में फ्रांस में मध्य वर्ग सचेत और सुसंगठित हो चला था, क्योंकि बढ़ता हुआ व्यवसाय उसके हाथ में था। लेकिन इस समय राजतंत्र का केंद्रीकरण बढ़ता ही जा रहा था। पुरातन सामंती व्यवस्था में बूर्बो वंश का लुई 14वां जैसे शासक हुआ। तो लुई 14वां जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो वो बूर्बो वंश के शासक थे। और इनका जो कहना था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 16वां के काल में 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में वैचारिक योगदान रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू आदि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कथन है कि यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। और कारण यह है कि राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। तो इसमें जो देखिए, इसमें ए जो है वो असत्य है और आर सत्य है। यह मानने के लिए
कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। यह असत्य है और इसमें सत्य कथन है कि राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। ये सत्य कथन है। जिस प्रकार परिवार और समुदाय अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उसी प्रकार राष्ट्र का अस्तित्व भी बना रहेगा। इन सभी संस्थाओं का संबंध भावात्मक स्थिति से है, जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण। तो विकासशील देश के अल्प विकास का कारण क्या है? ढांचागत सुविधाओं का अभाव है, या परंपरागत कृषि है, या दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव है, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हैं। विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण सभी हैं। विकासशील देशों के अल्प विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें प्रमुख हैं। पहला है कि ढांचागत सुविधाओं का अभाव, दूसरा है परंपरागत कृषि, तीसरा है दक्ष व ईमानदार प्रशासकों का अभाव, चौथा है लोगों की जीवन प्रत्याशा में कमी, पांचवा है शिक्षितों तथा स्तरीय शिक्षा का अभाव, और छठवां है कि कम प्रति व्यक्ति आय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो 1965 में पाकिस्तान का शासक कौन था जब भारत पाक युद्ध हो रहा था तब? तो वो थे याहिया खान, जेडे भुट्टो, सिकंदर मिर्जा या अयूब खान। तो वो अयूब खान थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासक अयूब खान थे। ऑप्शन डी सही है। 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासक, जिसको वो राष्ट्रपति को ही शासक कहा जाता है, अयूब खान थे। वे 27 अक्टूबर 1958 से 25 मार्च 1969 तक लगातार 2 कार्यकाल पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया है? तो किसमें समावेश किया गया है? ताशकंद समझौता में, शिमला समझौता में, या कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्रवाद संघ का प्रस्ताव में, या गुजरात सिद्धांत में? तो यह है शिमला समझौता में। इसमें भारत पाकिस्तान संबंध के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का समावेश किया गया है। तो शिमला समझौता में ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1972 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। इस समझौते में भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का समावेश किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि समझौते के प्रमुख प्रावधान जो थे वो कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उपमहाद्वीप में स्थायी मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा, एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे और न ही प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना करेंगे, और व्यापार तथा संचार को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक संस्कृति व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाया जाएगा और दोनों अपने विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से निपटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के द्वारा, इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान द्वारा, या मोरारजी देसाई और जेडे भुट्टो द्वारा। तो यह किया गया था इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। शिमला समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? तो अभी हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था, तो वह था शक्ति संतुलन के लिए हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप, वित्तीय हस्तक्षेप, या आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। तो देखिए बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का जो कारण था वो था आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हुई। यही तनाव 70 के दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तानी शासक याहिया खां द्वारा लोकप्रिय आवामी लीग और
उसके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी के फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बहीं, लाखों बंगाली मारे गए तथा वर्ष 1971 में खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में शरण लेकर रहने लगे। इन शरणार्थियों की समस्या न केवल एक आर्थिक समस्या थी, बल्कि भारत के लिए यह राजनीतिक स्थायित्व एवं एकीकरण की भी समस्या थी। अतः भारत को इस संघर्ष में आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना तथा मुजीबुर रहमान इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका समझौता संपन्न हुआ था, तो यह 1985 में संपन्न हुआ था, 1986 में हुआ था, 1987 में हुआ था या 1988 में हुआ था। तो भारत श्रीलंका समझौता संपन्न हुआ था 1987 में। ऑप्शन सी सही है। भारत व श्रीलंका के बीच तमिल जातीय समस्या से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए भारत श्रीलंका समझौते पर कोलंबो में 29 जुलाई 1987 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने अपनी शांति सेना को श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था। तो किसका ये महत्वपूर्ण योगदान था? माल्टा सम्मेलन 1945 का, या याल्टा सम्मेलन 1945 का, या पेरिस सम्मेलन 1943 का, या वियना सम्मेलन 1944 का। तो यह देखिए कि याल्टा सम्मेलन 1945 जो है वो मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में सम्मेलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। याल्टा सम्मेलन 1945। मित्र राष्ट्रों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने के लिए रूस की क्रीमिया प्रायद्वीप के याल्टा नामक स्थान पर 4 से 11 फरवरी 1945 के मध्य एक सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1955 में, 1972 में, 1971 में या 1969 में। तो भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1971 में। ऑप्शन सी सही है। भारत और सोवियत संघ के संबंधों में महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 अगस्त 1971 में सोवियत संघ और भारत के बीच शांति और मैत्री एवं सहयोग के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में शांति एवं स्थिरता स्थापित होने में बड़ी मदद मिली। इसमें भारत के विरुद्ध किसी आक्रमण का खतरा उत्पन्न होने पर रूस द्वारा सहयोग का आश्वासन भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई। तो यह ऑप्शन ए है कि लद्दाख ने न्वांग और अरुणाचल के डेप्सांग में। ऑप्शन बी है लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में। ऑप्शन सी है लद्दाख के चुमार के और अरुणाचल के डेप्सांग में। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई थी। ऑप्शन बी लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न काल के दौरान चीन के नेताओं की भारत यात्रा के समय जिन स्थानों पर घुसपैठ की समस्या हुई थी वे जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में आते हैं और उनके नाम डेप्सांग और चुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना का संबंध है। तो मार्शल योजना का संबंध किससे है? जर्मनी की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, पश्चिमी यूरोप की सहायता से या पूर्वी यूरोप की सहायता से। तो मार्शल योजना का जो संबंध है वो पश्चिमी यूरोप की सहायता से है। ऑप्शन सी सही है। अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने 5 जून 1947 को अपनी योजना की घोषणा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की।
इस योजना को यूरोपीय पुनरुत्थान योजना के नाम से जाना जाता है, जिसे सामान्यतः मार्शल योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे और भारतीय तथा अमेरिकी संघर्षों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए थे। तो ये दो अधिकार थे, कौन कौन से थे? ऑप्शन ए में है कि विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, संघ से अलग हो सकना, ऑप्शन तीसरा है कि अलग सेना रखना, चौथा है किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना। बताइए इसमें कौन से दो अधिकार सम्मिलित थे? तो इसमें से देखिए जो पहला और दूसरा जो है वो सम्मिलित है कि विदेश नीति के साथ संबंध स्थापित करना और संघ से अलग हो सकना। यह थे। भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान में संघीय इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया गया था। साथ ही संघीय इकाइयां विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया। तो क्या प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है पूंजीवाद देशों के साथ मित्रता, ऑप्शन बी है ग्लासनास्त और पेरेस्ट्रोइका, ऑप्शन सी है चीन के साथ संधि, ऑप्शन डी है पूर्वी यूरोप का सैनिकरण। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया ग्लासनास्त और पेरेस्ट्रोइका, ऑप्शन बी सही है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्ता खुलापन नामक कार्यक्रमों का प्रारंभ किया। पेरेस्ट्रोइका के द्वारा गोर्बाचोव आर्थिक विकास को तेज करके आर्थिक पुनर्निर्माण चाहते थे। ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका का सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई, निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? तो कौन सा देश सदस्य नहीं था? मलेशिया, सिंगापुर, लाओस या फिलीपींस? तो इसमें जो लाओस है वो नहीं था सदस्य जब 1967 में आसियान की स्थापना हुई। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है और इसका फुल फॉर्म है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नॉर्थ, और इसका उद्देश्य पूरी तरह से असैनिक है। 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर तथा थाईलैंड के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है और इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ब्रुनेई 1994 में, वियतनाम 1995 में, लाओस व म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में इसका सदस्य बना। भारत, चीन के अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन और जापान इसके पूर्ण डायलॉग साझेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 का स्थल जो था, तो G15 जो हुआ था उसमें प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 में किस स्थान पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, कुआलालंपुर में हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ था या ढाका में हुआ था? तो यह कुआलालंपुर में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। G15 का गठन बेलग्रेड में सितंबर 1989 में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के 9वें शिखर सम्मेलन में किया गया। इसका उद्देश्य दक्षिण सहयोग तथा उत्तर दक्षिण संवाद स्थापित करना है। G15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 1 से 3 जून 1990 को आयोजित हुई और प्रारंभ में G15 में 15 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 17 सदस्य हैं। नेक्स्ट है उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ। तो उरुग्वे जो है वो चर्चा के दौर का परिणाम हुआ क्या?
तो ऑप्शन ए में है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना। ऑप्शन बी है NAFTA की स्थापना। ऑप्शन सी है 77वें समूह की स्थापना। ऑप्शन डी है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ। ऑप्शन डी सही है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के 8वें एवं अंतिम चक्र का प्रारंभ दिसंबर 1946 में पुंटा डेल एस्टे उरुग्वे में हुआ। अंतिम रूप से उरुग्वे समझौते पर अप्रैल 1994 में मराकेश मोरक्को में हस्ताक्षर किए गए। इसी समझौते पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए? तो नाटो संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए है कि सन 1948 में। ऑप्शन बी है 1949 में। ऑप्शन सी है 1950 में। ऑप्शन डी है 1951 में। तो नाटो संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वो 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। नाटो एक सैन्य संगठन है और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यह सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई। नाटो का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इस संगठन के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 30 है। मोंटेनेग्रो 5 जून 2017 को इसका 29वां तथा मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 इसका 30वां सदस्य बना। नाटो की स्थापना के समय इसके सदस्य संख्या 12 थी। जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्तमान में इसके महासचिव हैं। तो इसके महासचिव कौन है? वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो NATO का मुख्यालय स्थित है। तो अभी हमने देखा कि यह ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटो की स्थापना कब हुई? सेंटो की स्थापना कब हुई? तो वह 1954 में हुई, 1955 में हुई, 1956 में या 1957 में? तो यह हुई 1955 में। सेंटो की स्थापना 1955 में हुई। ऑप्शन बी सही है। सेंटो संधि का जन्म 1955 को बगदाद समझौते के रूप में हुआ था। सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, और यह एक सैनिक संधि थी। टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने मिलकर इसे सेंटो नाम दिया था। तो इसे सेंटो नाम किसने दिया था? तो टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने। ये याद रखिएगा कि सेंटो का नाम किसने दिया था? तो टर्की, ईरान, ब्रिटेन और पाकिस्तान ने मिलकर दिया था। और यह कैसी है? तो यह एक सैनिक संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है? तो इसमें जो सैन्य संगठन नहीं है वो है कि देखिए, नाटो, सेंटो, सीटो, ये जो है ये सैनिक संगठन है। और जो अमेरिकी राज्यों का संगठन, ये सैनिक संगठन नहीं है। अमेरिकी राज्यों का संगठन सैन्य संगठन नहीं है। नाटो, सीटो तथा सेंटो तीनों ही सैन्य संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है एक सैनिक गठबंधन, एक आर्थिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन या एक बहुउद्देशीय क्षेत्रीय संगठन? तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है एक सैनिक संगठन। ऑप्शन ए सही है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक सैनिक संगठन है। इसका वर्ष 1949 में गठन किया गया था। साम्यवादी साम्राज्यवाद का डर तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सफलता के प्रति गंभीर शंका इत्यादि कारणों ने नाटो के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? तो किसको? नाटो का गठन, निक्सन की चीन यात्रा, ऑप्शन सी है साल्ट की संधियाँ, ऑप्शन डी है अमेरिका की वियतनाम में से वापसी। तो वो है ऑप्शन ए नाटो का गठन
तनाव से एथिल से जोड़ना अनुचित होगा। तनाव का नाटो का संगठन है, ऑप्शन ए सही है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अपनाई है जिसके अनुसार इस संगठन के किसी सदस्य देश के ऊपरी किसी अन्य देश द्वारा हमले की स्थिति में संगठन के सदस्य देश उसकी आक्रमणकारी देश से रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों घटनाएं तनाव शिथिल्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो यह किया गया था ऑप्शन ए अल्फ्रेड सावी द्वारा, ऑप्शन बी फ्रांस फैनन द्वारा, ऑप्शन सी बर्नार्ड बारूच द्वारा, ऑप्शन डी विली ब्रांट द्वारा। तो तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ऑप्शन ए अल्फ्रेड सावी द्वारा। तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सावी ने वर्ष 1952 में किया था। इस शब्द से सावी का संकेत उस अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदस्यों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे। तृतीय विश्व युद्ध के देश प्रायः आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी दुनिया से तात्पर्य है। तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य है कि तेल उत्पादक अरब राष्ट्र, पूर्वी यूरोप के देश, अफ्रीकी देश या एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे। तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य है कि एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका जो देश पहले गुलाम थे, ऑप्शन डी सही है। तीसरी दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी जनांकीयविद, मानव शास्त्री एवं इतिहासकार अल्फ्रेड सावी ने फ्रांसीसी पत्रिका एल ऑब्जर्वफ्यूर में अपने एक प्रकाशित लेख में 14 अगस्त 1952 को किया। तीसरी दुनिया के देशों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशनियाई तथा एशिया क्षेत्र के देश आते हैं जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश रह चुके हैं। इनमें तटस्थ तथा गुटनिरपेक्ष देश शामिल हैं। पहली दुनिया के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा उनके गठबंधन देश तथा दूसरी दुनिया में सोवियत संघ, चीन तथा उसके गठबंधन देश शामिल हैं। और तीसरी दुनिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय विश्व के सदस्य हैं। तो कौन है? ऑप्शन ए में है जापान, कनाडा और पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन बी में है अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑप्शन सी में है भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका, या ऑप्शन डी में है भारत, जापान, कनाडा। तो तृतीय विश्व के जो सदस्य हैं वो हैं भारत, नाइजीरिया और श्रीलंका, ऑप्शन सी सही है। परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई। तो परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1968 में, 1970 में, 1962 में या 1972 में? तो यह आई 1968 में, ऑप्शन ए सही है। 1 जुलाई 1968 को अमेरिका एवं अन्य 61 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए, परंतु यह संधि वास्तव में 5 मार्च 1970 को प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था? तो यह किया था ऑप्शन ए में है 1971 के पूर्व, ऑप्शन बी है 1971 के पश्चात, ऑप्शन सी है 1975 के पश्चात, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी असत्य हैं। तो परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किया था 1971 के पूर्व, ऑप्शन ए सही है। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने 1971 के पूर्व वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन ए है बर्नार्ड बारूच, ऑप्शन बी है मार्गेनथाउ, ऑप्शन सी है प्रोफेसर लिपमैन, ऑप्शन डी है जॉर्ज केनन।
तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने किया। ऑप्शन ए सही है। विशिष्टतः बर्नार्ड बारूच ने 1946 में पहली बार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैचारिक संघर्ष तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे शीत युद्ध कहा गया। यह युद्ध पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के साधनों से लड़ा गया। यह वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध का वातावरण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा दी थी। केपीएस मेनन के अनुसार यह दो विचारधाराओं पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के बीच युद्ध था। दो पद्धतियों लोकतंत्र बनाम जनतंत्र के बीच युद्ध था। दो गुटों नाटो तथा वार्सा पैक्ट के बीच युद्ध था। दो राज्य अमेरिका तथा रूस के बीच युद्ध था। सामान्यतः शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 19 अक्टूबर 1945 को यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब नाम से प्रकाशित अपने निबंध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अभी हमने देखा बर्नार्ड बारूच द्वारा किया गया था। शीत युद्ध का अर्थ है, तो शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीतकाल में लड़ा जाने वाला युद्ध, महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध, दो पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य। ऑप्शन डी है कि सियाचिन में लड़ा जाने वाला युद्ध। तो शीत युद्ध का अर्थ है महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। ऑप्शन बी सही है। शीत युद्ध का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो विरोधी महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग उन भारी तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा जो सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच धीरे धीरे विकसित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो फुलटन भाषण, ऑप्शन बी है ट्रूमैन सिद्धांत, ऑप्शन सी है मार्शल योजना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शीत युद्ध से नहीं है संबंध जिसका, वह है उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात सारे से संबंध है फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना। फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल योजना तीनों का संबंध शीत युद्ध से है। 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण ने आधुनिक रूप में शीत युद्ध का प्रारंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को यह घोषित किया कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा। इसके अनुसरण में अमेरिका ने आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो नीति अपनाया उसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल के सुझाव पर यूरोप के पुनरुद्धार के लिए अपनाई गई नीति को मार्शल योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं? तो ऑप्शन ए में है कि फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी है जर्मनी और इंग्लैंड, ऑप्शन डी है स्पेन और डेनमार्क। तो बेल्जियम और हॉलैंड जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मध्यवर्ती राज्य आवश्यक होते हैं। मध्यवर्ती राज्य का काम है दो बड़े अमित्र देशों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश कम करना। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध से पहले रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड मध्यवर्ती था। बेल्जियम और हॉलैंड दोनों फ्रांस तथा जर्मनी के बीच मध्यवर्ती थे। जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच स्विट्जरलैंड मध्यवर्ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतिकारियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? तो प्राकृतिक अधिकार है, वैधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या बाइबिल में उल्लिखित अधिकार। तो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा का समर्थन किया। ऑप्शन ए सही है। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियां दोनों ही ऐसे विचारों एवं आदर्शों की उपज थी जिन्होंने प्राकृतिक तथा समानता के अधिकारों के आधार पर देश तथा समाज की उन्नति की
मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? तो क्यूबा संकट से कौन सा क्या जुड़ा हुआ, किस वर्ष क्यूबा संकट जुड़ा हुआ है? उस क्यूबा संकट जुड़ा हुआ है तो वो है 1960 से, 1962 से, 1961 से या 1963 से। तो क्यूबा संकट जो है वो 1962 से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइल अड्डा बनाने के निर्माण लिया। इसके विरोध स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 अक्टूबर 1962 को अमेरिका महाद्वीप की शांति व सुरक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा क्यूबा के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। यही घटना क्यूबा संकट कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? तो 1989 में किए, 1992 में किए, 1996 में किया या 1998 में किया? तो भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध जो है वो 1992 में किया, स्थापित किया। ऑप्शन बी सही है। भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 ईस्वी में स्थापित किया था। भारत ने इजराइल को सितंबर 1950 में ही मान्यता प्रदान कर दिया था, परंतु विभिन्न कारणों से एक लंबे समय तक उसमें पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं स्थापित किया। नेक्स्ट है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए है रानी विक्रमसिंघे, ऑप्शन बी है चंद्रिका कुमारतुंग, ऑप्शन सी है अमृता अतुले थामुदाली और ऑप्शन डी है तिलक रत्ने। तो देखिए, ये जब प्रश्न बनाया गया था 2002 में, उस समय जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे वो थे रानिल विक्रमसिंघे। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है तो भारत चीन सीमा विवाद से, ऑप्शन बी है भारत श्रीलंका की तमिल समस्या से, ऑप्शन सी है भारत श्रीलंका के आपसी मतभेद से या उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो कोलंबो प्रस्ताव का संबंध जो है वो है भारत चीन सीमा विवाद से, ऑप्शन ए सही है। 21 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। भारत चीन सीमा विवाद के हल के लिए श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, म्यांमार और कंबोडिया, एशिया और अफ्रीका के इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो में सम्मेलन किया, जिसके फलस्वरूप 12 दिसंबर 1962 को भारत चीन विवाद के समाधान के लिए कोलंबो प्रस्ताव सामने आया। भारत ने इसे स्वीकार कर लिया, परंतु चीन ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है तो ऑप्शन ए है कि भारत चीन सीमा विवाद से, ऑप्शन बी है श्रीलंका की तमिल समस्या से, ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका के आपसी मतभेद से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो कोलंबो समझौता 1962 का जो संबंध है वो भारत चीन सीमा विवाद से है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी, ऑप्शन ए में है कि 1959 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1964 में, ऑप्शन डी है 1967 में। तो भारत और चीन के बीच की लड़ाई लड़ी गई थी, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी में। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि चीन मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा स्थित है तो मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं चीन के मध्य, भारत एवं श्रीलंका के मध्य या भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। तो मैकमोहन रेखा जो स्थित है वो भारत और चीन के मध्य स्थित है। चीन तथा भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है और भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा स्थित है और पाक जल संधि के द्वारा भारत एवं श्रीलंका का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया है?
तो वो 30 जून 1996 की आधी रात को, 30 जुलाई 1997 की आधी रात को, या 30 जुलाई 1998 की आधी रात को, या 30 अगस्त 1997 की आधी रात को। तो हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को हस्तांतरित किया गया था। इसको हम व्याख्या से देखेंगे। वर्ष 1984 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चीनी समकक्ष झाओ जियांग ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह तय किया गया था कि ब्रिटेन हांगकांग की प्रभुसत्ता 30 जून 1997 को मध्य रात्रि के समय चीन को सौंप देगा। समझौते के अनुसार 1 जुलाई 1997 को हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिप्स पैटर्न ने हांगकांग छोड़ दिया। नेक्स्ट है वारसा पैक्ट समाप्त हुआ। तो वारसा पैक्ट कब समाप्त हुआ? जुलाई 1990 में, जुलाई 1991 में, या अगस्त 1990 में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो वारसा पैक्ट समाप्त हुआ था जुलाई 1991 में। ऑप्शन बी सही है। 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट की स्थापना की। वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। और किसने की? तो सोवियत संघ ने। वारसा पैक्ट नाटो का साम्यवादी प्रत्युत्तर था। इसका प्रधान कार्यालय मॉस्को में था। सोवियत संघ के अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी, पोलैंड और रोमानिया थे। इस पैक्ट के अनुच्छेद 4 में कहा गया कि किसी सदस्य पर आक्रमण होने पर सभी सदस्य सभी प्रकार की सहायता करेंगे। जुलाई 1991 को एक सैनिक संगठन के रूप में वारसा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसा पैक्ट का गठन कब हुआ था? तो वारसा पैक्ट का गठन जो है वो हुआ था 1949 में, 1950 में, 1955 में, या 1967 में। तो वारसा पैक्ट का गठन जो है हुआ था 1955 में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं था? तो वह जवाहरलाल नेहरू का, कर्नल नासिर का, विंस्टन चर्चिल का, या मार्शल टिटो का। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंध नहीं था विंस्टन चर्चिल का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 बड़े स्तंभ जवाहरलाल नेहरू भारत, कर्नल नासिर मिस्र और मार्शल टिटो यूगोस्लाविया सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के आधार पर सिद्धांत आधारित स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण के पक्षधर थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था। ऑप्शन ए है सोवियत नियंत्रण के तहत युद्धग्रस्त देशों के पुनर्निर्माण में बाधा डालना। ऑप्शन बी है उत्तर एटलांटिक संधि संगठन बनाना। ऑप्शन सी है सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। ऑप्शन डी है द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना। तो इसमें जो सही है वो है सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। ये मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था। ऑप्शन सी सही है। मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना था। इस योजना ने अमेरिका की साम्यवाद अवरोध की नीति को सफल बनाने में सहायता दिया। यह योजना अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल के सुझाव पर लागू की गई थी, जिसके नाम पर इसे मार्शल योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यह ऑप्शन ए कोरिया संकट के समय, ऑप्शन बी स्वेज संकट के समय, ऑप्शन सी कांगो संकट के समय, ऑप्शन डी क्यूबा संकट के समय। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है वो कोरिया संकट के समय पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। जून 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में इसे स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व
राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो वो है ऑप्शन ए मार्गेंथाउ, ऑप्शन बी वीवी डाइक, ऑप्शन सी जोसेफ फ्रैंकल या ऑप्शन डी पॉल सिबरी। तो ये है ऑप्शन ए मार्गेंथाउ जो है वो राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानते हैं। मार्गेंथाउ राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण धारणा है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति के संचालन से संबंधित है, जैसा कि जोसेफ फ्रैंकल ने राष्ट्रीय हित को विदेशी नीति का आधारभूत सिद्धांत माना है। प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं और प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का निर्माण अपने राष्ट्रीय हित के परिदृश्य में करता है। नेक्स्ट है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था? तो वह था ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया का विघटन, ऑप्शन बी सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया का विघटन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का जो कारण था वो सोवियत संघ का विघटन था। ऑप्शन बी सही है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व शक्ति संरचना में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। इसलिए एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। वर्ष 1990 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की एकमात्र शक्ति के रूप में उदय हुआ। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम था? ऑप्शन ए है कि समाजवाद का सुदृढ़ होना, ऑप्शन बी है साम्यवादी देशों की शक्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी है बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता, ऑप्शन डी है चीन में साम्यवाद का अवसान। तो शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम जो था वो बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। ऑप्शन सी सही है। शीत युद्ध के अंत का परिणाम रहा कि पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अधिक लोकप्रिय हुई। सोवियत संघ के विघटन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना से अर्थव्यवस्था के नियंत्रण की जगह बाजार अर्थव्यवस्था को लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसी का परिणाम रहा कि विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो वो है ऑप्शन ए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म, ऑप्शन बी परमाणु अप्रसार संधि की रचना, ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष आंदोलन में बिखराव, ऑप्शन डी सोवियत संघ का पतन। तो वो है सोवियत संघ का पतन शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण सोवियत संघ रूस में उभरता हुआ आर्थिक एवं राजनीतिक संकट था, जिससे उसका पतन हो गया तथा साथ ही पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना भी शीत युद्ध के अंत का कारण बना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप खाड़ी संकट 1989-90 के समय सोवियत संघ और अमेरिका में मिलकर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया। जर्मनी का एकीकरण हो गया, बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया तथा दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ रूस के मध्य में मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? तो वो था ऑप्शन ए मुनरो सिद्धांत, ऑप्शन बी ट्रूमैन सिद्धांत, ऑप्शन सी एस्ट्राडा सिद्धांत, ऑप्शन डी क्लिंटन सिद्धांत। तो वो है सोवियत संघ की रोकथाम की अमेरिकी नीति का जो संबंध था वो ट्रूमैन सिद्धांत। ऑप्शन बी सही है। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ की रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था। 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवादी प्रसार रोकने की अमेरिकी नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य होगा, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट से मानी जाएगी और वह उसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत डेटेंट का तात्पर्य है।
ऑप्शन ए है कि परस्पर शत्रुता, ऑप्शन बी है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, ऑप्शन सी है परस्पर अविश्वास, ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा। तो वो है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के सौधर्म में देतांत का तात्पर्य है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत शब्द का अर्थ है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। 1962 ईस्वी में क्यूबा संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए परिवर्तन को तनाव शैथिल्य या देतांत कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि क्यूबा संकट के बाद दोनों देशों के मध्य चल रहे शीत युद्ध के वातावरण में कमी आई तथा उनके मध्य सहयोग एवं शांतिपूर्ण सहयोग अस्तित्व की भावना का विकास होने लगा। देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो वो है ऑप्शन ए मैजनी, ऑप्शन बी फिक्टे, ऑप्शन सी रैमजे म्योर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो वो है सभी। मैजनी, फिक्टे और रैमजे म्योर जो हैं वो भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। राष्ट्रवाद का जनक जर्मन कवि गाटफ्रेड हर्डर को माना जाता है। मैजनी, फिक्टे तथा रैमजे म्योर तीनों ही भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। 18वीं सदी में पहली बार राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग हर्डर ने किया। उस समय यह सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यात किया? तो वह किया ऑप्शन ए समीर अमीन ने, ऑप्शन बी डेविड हिल्ड ने, ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा ने या ऑप्शन डी सैमुअल पी हंटिंगटन ने। तो वो हैं ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा ने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यात किया। ऑप्शन सी सही है। अमेरिकी लेखक और राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा अपने इस विचार के लिए जाने जाते हैं कि शीत युद्ध के अंत में उदार लोकतंत्र की विश्वव्यापी विजय ने मानव इतिहास की प्रगति में अंतिम वैचारिक धारणा को चिन्हित किया। फुकुयामा ने 1989 में एक पत्रिका में प्रकाशित अपनी थीसिस, जब पूर्वी यूरोप में साम्यवाद ढह रहा था, में कहा कि पश्चिमी शैली का उदारवादी लोकतंत्र न केवल शीत युद्ध का विजेता था बल्कि इतिहास की लंबी यात्रा में अंतिम वैचारिक चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है माइकल ब्रेशर का, विंस्टन चर्चिल का, एमओ मथाई का या रजनी कोठारी का। तो यह कथन जो है वो माइकल ब्रेशर का है कि नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितने नेहरू भारत में करते हैं। यह कथन है माइकल ब्रेशर का। ऑप्शन ए सही है। माइकल ब्रेशर ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में यह विचार कहे थे। ब्रांड आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? तो वो थे यूएसए के, इंग्लैंड के, मैक्सिको के या पश्चिमी जर्मनी के। तो ब्रांड आयोग के अध्यक्ष जो विली ब्रांट थे वो पश्चिमी जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन डी सही है। 29 नवंबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय विकास विषयों पर एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। इस 18 सदस्यीय उत्तर दक्षिण के संयुक्त आयोग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को पुनर्गठित करने के उन उपायों का नामांकन करना था जिसे व्यापकतम समर्थन प्राप्त हो सके। ब्रांट आयोग ने दिसंबर
1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका में tlatelolco की संधि का संबंध किस विषय से है? तो यह रसायन हथियार से है, परमाणु हथियार से है, मानव हथियार से है या पर्यावरण से है? तो tlatelolco की संधि का जो संबंध है वो है परमाणु हथियार, ऑप्शन बी है। tlatelolco की संधि का संबंध परमाणु हथियार से था। यह संधि 14 फरवरी 1967 को हस्ताक्षरित हुई तथा 22 अप्रैल 1968 को प्रभावी हुई। इस संधि के दौरान लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई देश इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त रखने पर सहमत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पैसिफिक पॉइंट पॉलिसी से, लुक पैसिफिक पॉलिसी से, ट्वीट टू एशिया पॉलिसी से या एशियन आस्पेक्ट पॉलिसी से? तो बराक ओबामा की चीन नीति को जाना जाता है ट्वीट टू एशिया पॉलिसी से, ऑप्शन सी सही है। बराक ओबामा की चीन नीति को ट्वीट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। बराक ओबामा प्रशासन ने जनवरी 1912 से इसे प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को और विकसित करना है तथा उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को और गहरा करना है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? तो वह हुआ ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात, ऑप्शन बी प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, ऑप्शन सी बोल्शेविक क्रांति में, ऑप्शन डी अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके पश्चात। तो आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग हुआ प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात, ऑप्शन ए सही है। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय आणविक नियंत्रण आयोग, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार अभिकरण या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ऑप्शन डी सही है। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। यह अभिकरण नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके सैन्य उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दिया? तो भारत ने सहमति दिया है अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर, विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर या विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार समझौते पर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अमेरिका ने खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर सहमति दिया है, ऑप्शन बी सही है। दिसंबर 2013 में बाली, इंडोनेशिया में दोनों देशों भारत तथा अमेरिका के बीच खाद्य सुरक्षा पर सहमति के बाद भारत ने विकासशील देशों द्वारा अनुरक्षित विश्व व्यापार संगठन WTO के व्यापार सरलीकरण समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट है, स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम है, तो वो नाम है फोर्स फॉर फ्रीडम था, पनिश द गिल्टीज था, फोर्स फॉर एवर था या स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। तो वह था स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव, ऑप्शन डी सही है। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस सशस्त्री कार्यक्रम का नाम स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है?
तो वो है ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन या संयुक्त अरब अमीरात। तो ईरान है जो बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी संगठन में शामिल नहीं है। बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में ईरान सम्मिलित नहीं है। इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात आदि सम्मिलित हैं। और यह है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना होगा वीडियो संबंधित तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।